बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट 2020 के एनालिसिस के पार्ट 3 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिन दोस्तों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और उन दोस्तों से जो ये पार्ट 3 देख रहे हैं और उन्होंने पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, तो उनसे अर्ज़ है कि ये टेक्निकल चीज़ है और इसको समझना मुश्किल होगा जब तक आप इसके पुराने पार्ट्स नहीं देखेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सेक्शन 19 जो इस एक्ट का है, बेसिकली वो हमारी मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड तबाह करने का मूजद और बानी होगा। ये मेरी एप्रीहेंशन है, मे बी आई एम 100% रॉन्ग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एनालिसिस गलत नहीं है। जो उसमें पहला इशू है कि वो ये है कि कौंसिल ने अपने तमाम पावर्स यूनिवर्सिटियों को दे दिया कि यूनिवर्सिटी जो मेडिकल कॉलेज उनको अफिलिएशन के लिए अप्लाई करेंगे, वो उनके देखेगी कि इनके एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से ये पूरे उतरते हैं कि नहीं है, और क्या जब वो कॉलेज रिकग्नाइज हो जाते हैं तो क्या वो एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड देगा कौन? ये एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड फार्मूलेट करेगा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का बोर्ड, जिसकी कौंसिल अप्रूवल देगी। ये इतना टेक्निकल इशू है कि जो मैंने अपने दौर में तजर्बे में देखा कि अगर आप ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करेगी और उसको चेक करेगी, तो आपको बताने के लिए लॉ कॉलेजेस की हालत आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंसेस की हालत आप देख सकते हैं, इंजीनियरिंग की जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की, उसकी हालत आप देख सकते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन से रिकग्नाइज स्टैंडर्ड होने के बावजूद जो प्रोडक्ट आ रही है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। अगरचे जो यूनिवर्सिटियां अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही हैं, उनके पास से, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के लोग हों, चाहे लॉ कॉलेज के लोग हों, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लोग हों, ये मैंने एक एक सब्जेक्ट, अगर आपने होम्योपैथिक की डिग्री भी मिलती है, तिब काउंसिल की भी डिग्री मिलती है, उसको भी हायर एजुकेशन कमीशन रेगुलेट करता है, तो आप देख लें कि उसके स्टैंडर्ड्स क्या आते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऑनेस्ट इंतजामिया नहीं होती। आपने साथ ही उनको, सारे मेडिकल कॉलेजेस को कहा है कि आप कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर हो जाएं। तो जिस तरह बाकी कंपनियां चल रही हैं और जो टैक्स एवेजन होती है या जो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं या जो उसमें करप्शन होती है, तो वो इन कंपनियों में क्यों नहीं होगी। पहले ये फाउंडेशन चलाती थी, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी या ट्रस्ट चलाते थे। अब आपने उनको कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर करने की इजाजत दे दी है, तो कंपनी सिर्फ माल बनाने के लिए, नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी के लिए आपने उनको कोई हिदायत नहीं दी कि ये नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी, लेकिन कोई कंपनी नॉन फॉर प्रॉफिट होती नहीं है। तो पहली बात है, आपने खुद ही मेडिकल कॉलेजेस को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है, और जब वो इंडस्ट्री होगी तो वो अपना मफाद देखेगी, वो एजुकेशन या हेल्थ का स्टैंडर्ड नहीं देखेगी। और उस स्टैंडर्ड को ना मेंटेन करते हुए माल तो आपकी ड्रग कंपनियां भी बहुत सारा कमा रही हैं। क्या सारों की स्टैंडर्डाइजेशन एक है? आप कहते हैं कि जी जो अच्छी कंपनी होगी वो माल अपना ज्यादा बेचेगी, ये मार्केटिंग वाली टेक्निक है। आपका ये क्राइटेरिया या एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड बना के कौन देगा और उसको मॉनिटर कौन करेगा? तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग में बहुत बेतहाशा फ़र्क है, और कैपेबिलिटी और कैपेसिटी में फ़र्क है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैपेसिटी डेवलप कर ली थी। अब आपने वो सारी चीज़ें स्क्रैप करके जब यूनिवर्सिटियों को स्टैंडर्ड दे रहे हैं, तो आप मेडिकल एजुकेशन का बेड़ागर कर देंगे। ये तो हो गए जो एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड और एफिलिएशन वाली बात थी
कि पहले सारी यूनिवर्सिटियां कहती थीं कि अगर आपको पीएमडीसी अप्रूव करेगी तो हम तब आपको एक्रेडिशन देंगे। अब आपने उनको ख़त्म कर दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जो आपने उनके हवाले कर दिया है कि स्टैंडर्ड एंड स्ट्रक्चर ऑफ फैकल्टी shall be regulated as prescribed by the HEC, university, or any other applicable law in the public sector। तो आपने डिस्क्रिमिनेशन की कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए इस्लाम में गुंजाइश छोड़ दी कि पब्लिक सेक्टर को तो गवर्नमेंट कुछ और रेगुलेट भी कर लेगी, प्राइवेट सेक्टर को आपने फिर ओपन छोड़ दिया। या तो जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन की रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई हुई है, उस तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दें, या पंजाब के हेल्थ केयर कमीशन को ये पावर्स दे दें, तो बात समझ में आती है कि वो चूंकि आगे उन्होंने हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी देखनी है तो वो इनका स्टैंडर्ड देख लेंगे कि एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड और वो उस तरह है। अगर आप हायर एजुकेशन कमीशन को देंगे तो आप, मैं उन पे मिसट्रस्ट नहीं कर रहा, मैं उनकी कैपेबिलिटी में फ़र्क नहीं कर रहा, लेकिन एक प्रोफेशनल बॉडी है और हायर एजुकेशन कमीशन ने हमेशा बिग ब्रदर का रोल अदा करते हुए पीएमडीसी को बहुत सपोर्ट किया था। हमने मिल के कोर्स करिकुलम कंटेंट बनाए थे। अब 2005 का जो करिकुलम है एमबीबीएस का, बीडीएस का, जो 30 सालों बाद रिवाइज होगा, वो देख लें कि वो दोनों ने एचईसी की कोऑपरेशन से हुआ था। और जब ये उसकी रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर फैकल्टी का पीएमडीसी ने स्पेल आउट किया था कि यूनिट कैसे बनता है, कि सीनियर रजिस्ट्रार होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, एसोसिएट प्रोफेसर होगा, प्रोफेसर होगा, साथ में उसकी रिक्वायरमेंट दी हैं, कितने बेड्स होंगे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। हायर एजुकेशन कमीशन इन चीज़ों को रेगुलेट नहीं करेगी, वो तो सिर्फ ये देखेगी कि हाँ जी पढ़ाने वाला प्रोफेसर है। आपने मेडिसिन के कितने यूनिट बनाए हुए थे कि जी 100 के लिए 1 यूनिट है, 200 के लिए 2 यूनिट हैं, 300 के लिए 3 यूनिट हैं। वो कहेंगे जी 300 बच्चों की क्लास है, एक प्रोफेसर पढ़ा सकता है, क्या ज़रूरत है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे, ये लेक्चर वाली एजुकेशन नहीं है, ये आपने उनको बेड साइड टीचिंग देनी है, उनको थिएटर्स में टीचिंग देनी है, उनको आउटडोर्स में टीचिंग देनी है। तो ये स्ट्रक्चर जो और फैकल्टी की रिक्वायरमेंट एचईसी नहीं डिटरमिन कर सकेगा। आपने अपने हाथ काट दिए, उन्हें कहेंगे जी हम जो कुछ बना देंगे वो फिर उसको मॉनिटर करेंगे। और फिर आपने एक और कि जो वायलेशन करेगा मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज, तो इसी 19 सेक्शन के तहत वो भी यूनिवर्सिटी देखेगी या हायर एजुकेशन कमीशन देखेगा। सो आपने ना उनकी मॉनिटरिंग भी खत्म, यूनिटिव एक्शन भी खत्म, कोई लीगल एक्शन टेकने का रिवाज भी खत्म, वो सारा कुछ एचईसी और उसके साथ हो गया। आपके लिए ये बात हैरानी की होगी कि एक कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज के लिए पास्ट में रिकग्नाइज कर दिया था, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने, उसको नर्सिंग काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया था। जब आप स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं प्रोफेशनल बॉडीज़ के और वो कॉलेजेस अफिलिएटेड थे यूनिवर्सिटियों के साथ, तो इस तरह की चीज़ नहीं है। रेगुलेटरी बॉडी अपना रोल प्ले करती है और अपने हिसाब से देखती है। फिर आपने जो फ़ी का स्ट्रक्चर छोड़ दिया है और कह दिया है कि जी वो अपनी फ़ी मुकर्रर करेंगे, आपको 1 साल पहले वो बता देंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट देंगे। भाई आपने क्या बात कर रहे हैं, आपने करप्शन का दरवाज़ा खोल दिया। आपको इस साल की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, 2 मोतबर डॉक्टरों ने 2 मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में 2 मुख्तलिफ प्रोविंसेस में बताया है कि कितनी डोनेशंस मांगी जा रही है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तो मैं शायद खुद ही दरखास्त दहिंदा बन के केस रजिस्टर करा दूँ, लेकिन ये वाइट कलर क्राइम में इतना आसान नहीं होता। लेकिन आप अगर मेरिट पे सारे कॉलेजों का अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट दे दिया था तो आप इनकी मेरिट लिस्ट मेंटेन रखते। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के प्रेशर पे दिया है
नियतन दिया है या इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट था कि जो आपने उनको ये पावर्स दे दी हैं कि वो अपने एडमिशन खुद करें। आप देख लें कि ये 20 मार्क्स वाले में जब आपके पास तमाम लिस्टें आ जाएं, जब आप क्राइटेरिया देखेंगे तो कॉलेजेस में मिनिमम वाला भी दाखिल होगा और मैक्सिमम वाला भी दाखिल होगा। इन बिटवीन वाले बच्चे रह गए होंगे जिन्होंने या जो डोनेशंस नहीं दे सकते होंगे या उसको किसी और बेस पे इंटरव्यू पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया होगा या 20 मार्क्स पे रिजेक्ट कर दिया होगा। और सब स्टैंडर्ड वाले अमीर लोग, वो पहले ही प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन अमीर लोगों के लिए रह गई है, कोई गरीब आदमी तो उधर जाने का सोच नहीं सकता। तो इसलिए ये चीज़ें देखने वाली हैं और इसको अगर आपने रिलैक्स छोड़ा तो ये ऐसा डैमेज हो जाएगा जो प्रोफेशन के साथ साथ मुल्क के लिए भी नुकसान दो होगा, इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम आएगा और फिर ये नाकाबिल इस्लाह हो जाएगी। तो मेहरबानी करें, इसमें अभी भी टाइम है कि लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ इसको देखें और हमारे प्रोफेशन को तबाह होने से बचाएं। बाकी का एनालिसिस आगे चल के करेंगे। शुक्रिया।